हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम लेकर के आए बोर्ड परीक्षा 2024 विज्ञान कक्षा 10 के लिए, जो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस मॉडल पेपर के अंतर्गत आपको 80 क्वेश्चन विकल्प में दिए गए हैं, अर्थात 4 सेट ऑब्जेक्टिव के दिए गए हैं और आपके एक सेट जो है पूरे लिखने वाले दिए गए हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास ये मौका आप चूके ना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये रहा आपका अंतिम वीडियो। इसी से सभी के सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव पे हो चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो। तो बिना देरी के हुए आपको ले चलते हैं आपको आपके क्वेश्चन पेपर की दुनिया में, जहाँ ये रहा आपका पहला क्वेश्चन खंड का से। उपखंड का में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जी हाँ, आप ध्यान से इस न्यूमेरिकल को लगाइए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक अवतल दर्पण की वक्रता, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आप जानते हैं F बराबर होता है R/2, ये सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस दूरी आपको दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछ रहा है R, जहाँ F बराबर R2 में F आपकी फोकस दूरी है, R आपकी ये त्रिज्या है और बटा 2 है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा, वक्रता त्रिज्या यानी R पूछ रहा है, तो R बराबर होगा F या 2 इंटू F, 2F होगा, यानी जितना भी आपका मान होगा F का, उससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आप देखें कि F बराबर होता है R/2 के, तो R बराबर हो जाएगा 2F के, ठीक है। और F का मान आपको दिया है कितना, F बराबर है 10, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10 बराबर कितना आया, 20, ठीक। ये 20 आया आपका, यानी जहाँ भी आपका 20 होगा वो आपका सही होगा। क्लियर, आपने समझा ना जी, सही समझा। तो ये है आपका 20, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष में जिस व्यक्ति के पास में निकट दृष्टि दोष होता है, तो उसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो पास की वस्तुएं साफ ना दिखना, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है दूर की वस्तु साफ ना दिखना, ये सही है आपका। कौन सही है, बी ऑप्शन आपका सही है, यानी निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती, इसलिए क्या सही है, इसमें ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। बिल्कुल बिंदास होकर के आप अपना पेपर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको पढ़ना जरूर है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो कोई चीज़ होगी नहीं, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। विद्युत धारा आ गया आपका, अगला स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक है एम्पियर। क्या है, एम्पियर, अर्थात ये सी ऑप्शन आपका सही है। एक दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, जी हाँ, भी आपको जो बताया गया था वही है। तो दर्पण, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कटा दिखाई दे रहा है, तो दर्पण में फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है, F बराबर R/2, यानी यही सही है आपका ऑप्शन, यानी F बराबर है आपका R/2, ठीक, R/2 यही सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन ये है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, अर्थात जब भी 2 क्वेश्चन आपको साथ में मिलते हो तो आपका सही ऑप्शन जाएगा इसमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक का एक प्रतिरोध बनता है, तो वो क्या होगा? काटने पर प्रत्येक टुकड़ा का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रत्येक टुकड़ा का प्रतिरोध हो जाएगा 1 ओम। क्लियर, अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, जो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसके लिए, ये रहा तड़कता भड़कता क्वेश्चन, जो कि न छूटने वाला, हर कंपटीशन में आपका साथ देने वाला। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? जी हाँ, सही कहा आपने, 1
किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा में जूल होते हैं 3.6 गुणे 10⁻6। ये ऑप्शन आपका सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अम्ल तथा क्षारक की परस्पर क्रिया से लवण तथा जल बनता है, यह क्रिया क्या कहलाती है? वाओ, ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से क्या बनता है? लवण बनता है। तो लवण बनने की जो क्रिया है उसे कहते हैं उदासीनीकरण। बच्चों समझ लीजिएगा, इसे कहते हैं उदासीनीकरण। लोहे पर जंग लगना, जी हाँ, जब आप लोहे को जल में यानी खुले स्थान पर रख देते हैं तो इसमें जंग लग जाता है। तो जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? वैसे तो रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया तो है नहीं, तो यहाँ पर ये ऑक्सीकरण होता है। क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन है, मिलेन का पीएच मान में हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति कितनी हो जाएगी? ये आपका ऑप्शन सही है, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्यतः धातुएं विद्युत की चालक नहीं होती, निम्न में से कौन विद्युत की सुचालक है? तो इसमें सुचालक है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है प्रोपेनाइल यानी सेचो ग्रुप की बात कर रहा है, तो सेचो ग्रुप में ये पूछ रहा है कि इसका प्रोपेनाइल का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो प्रोपेनाइल का सूत्र हम आपको बता रहे हैं। प्रोपेनाइल क्या होगा, देखिए पहले आप समझ लें प्रोपेनाइल क्या है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम दिया जा रहा है। देखिए प्रोपेनल क्या है, तो प्रोपेनल जो है आपका CH3CH2CHO है। ठीक है, ये चीज़ है प्रोपेनल का। प्रोपेनल का सूत्र है CH3CH2CHO। ये प्रोपेनल, अगर वहाँ पर OH समूह होगा तो क्या हो जाएगा? ऑल ग्रुप हो जाएगा, प्रोपेनॉल। अगर नाल लिखा होता तो OH समूह होता, लेकिन यहाँ पर नैल समूह है यानी प्रोपेनल है, अर्थात CHO समूह होगा। तो इसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या देख लेनी होगी। तो कार्बन कितने? 1 2 3 C3, H कितने हैं? 3 2 5 और एक 6, तो 6 में तो दिया नहीं है, 3 2 5 H 5 और एक OH समूह, ये आपको क्रियात्मक समूह में दिया हुआ है। तो यही आपका सही हुआ, C3H5 एक OH समूह। क्लियर? चलिए देखिए आपका आंसर क्या है, ये देखिए यही है C3, ये देखिए C3H5OH कौन है आपका? पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर 6 कर देंगे आप यहाँ पर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा इसलिए गलत हो जाएगा, यानी प्रोपेनल आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? समझ लीजिएगा, ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोप में आपके 3 कार्बन होंगे और अल समूह होगा, तो प्रोपेनल C3H5OH होगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। मस्तिष्क उत्तरदायी है हृदय स्पंदन के लिए, सोचने के लिए, शरीर संतुलन के लिए, तो ये सभी के लिए। ठीक है मिनरल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप कितना होता है? तो जो आपका बौना पौधा है वह हो जाएगा ये। इनमें से कौन विषम पोषी है? विषम पोषी आपके हो जाएंगे, विषम पोषी नहीं है। जठरांत्र कहाँ का श्रवण होता है? आमाशय में। ठीक है, देखते रहें क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी हल करते रहें। परागकणों का निर्माण कहाँ होता है? परागकोश में। ठीक है
अगला क्वेश्चन है निषेचन के बाद अंडा से अच्छा कौन पश्चात फल कहाँ से बनता है? अंडाशय से। फल का निर्माण कहाँ होता है? ये अंडाशय से होता है। बीजांड से, बीज और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अगला है जीनोटाइप शुद्ध गोल, ये आपका शुद्ध गोल है। तो ये तो हो गई आपकी। उसके बाद में ये आपको OMR सीट, जो आपके 20 विकल्प दिए गए थे वो आपको इसी OMR सीट पर यानी उत्तरक पत्रक यानी आंसर सीट पर भरना होगा। इसमें भरने के देखिए आपको नियम दिखाए गए हैं कि गोले में किस तरह से आपको भरने हैं। अगर ये आपका पहला वाला गोला दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से गोला दिखाई दे रहा है, देखिए अगर आप इसमें इससे भर रहे हो, आधा कर रहे हो या आप टिक मार्का कर रहे हो तो ये गोला नहीं माना जाएगा। ये देखिए सही विधि है कि जो भी गोले एक प्रश्न में 4 विकल्प आपको दिए, चारों विकल्प में से एक ही सही है तो वो सही को आपको बिल्कुल डार्क कर देना है, काले या नीले पेन से, डॉट पेन से। स्याही का जो आपका जेल पेन होगा उसका इस्तेमाल भी नहीं करना है, और नीले काले बॉल पेन से इसको आपको काला करना है। दूसरी बात, एक बात ध्यान में रखना कि एक बार अगर ऑप्शन आपने टिक किया है तो उसको बिगाड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो आंसर वही माना जाएगा। और एक में अगर एक से अधिक बार आप टिक कर रहे हैं तो भी आंसर आपका गलत माना जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखना बहुत जरूरी है कि क्योंकि आपके पास 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में से 20 के 20 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। चाहे उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको आता हो या ना आता हो, लेकिन आपको 20 के 20 क्वेश्चन हल करने होंगे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए छोड़ कर आ गए तो उससे कोई आप कोई राज नहीं पागे, और अगर आप मान लीजिए कि हल कर दिया तो उससे आपका फ़ायदा ही है, नुकसान बिल्कुल नहीं है। नुकसान कब होगा? जब आप मान लीजिए 10 जानते हो 10 नहीं जानते तो भी आप उसको गैस मार करके कहीं पढ़ा होगा, कुछ दिमाग लगा करके 20 के 20 क्वेश्चन पर गोला आपको मारना है। ये आपको 100% क्लियर जान लेना है, चाहे आए या ना आए। भाई आता है तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए 5 गोले पर आपको 5 क्वेश्चन पर डाउट है, लेकिन उस डाउट को भी किसी तरह से कंफर्म करके आपको लगाना ही लगाना है। क्योंकि अगर आपने डाउट पर भी लगा दिया तो आपको कुछ 2 ही नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर 0 नंबर अगर आप नहीं लगाएंगे तो 0 नंबर मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन को एक भी छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, कोई माइनस मार्किंग है ही नहीं। जब माइनस मार्किंग नहीं है तो डाउट पर आपको कोई हिचक नहीं करना है, आपको पक्का टिक लगाना है 20 पर 20 पे। ठीक है, 20 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, जहां आप अपने उत्तर जो है लिखित के द्वारा आप लिखित प्रश्न मतलब लिखित उत्तर देंगे। तो देखिए ये किस तरह से आपको लिखित प्रश्न देना है। देखिए अभी आपको लिखित प्रश्न नहीं देना है, अभी तो आपको मैंने बताया था ना 80 क्वेश्चन के हल दिए गए हैं। तो ये अगला सेट आ गया, ये आपको अगले सेट की और ले चलते हैं, क्योंकि अब आपको दूसरे सेट का भी हल करवा दे रहे हैं, यानी एक साथ में कई क्वेश्चन आपको हल करके हमें देना है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बनने तथा दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने तो दर्पण कैसा होना चाहिए? तो दर्पण आपका कैसा होना चाहिए? उत्तल अथवा समतल होना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु कितना होता है? तो स्वस्थ जो नेत्र होते हैं उसका निकट बिंदु होता है 25 सेंटी, यानी लगभग 1 फुट, यानी 25 सेंटीमीटर। अगर आप उससे भी नीचे देख रहे हैं तो आप में रोग है, मतलब कोई कमी है। और 25 सेंटीमीटर सबसे निकटतम बिंदु है आपकी स्वस्थ मनुष्य। क्लियर? यस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश का रंग होता है वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसा? काला, यानी ये ऑप्शन सही है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? ये आपको बताना है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तो एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1 माइक्रो ओम का मान क्या होता है? 1 माइक्रो ओम का मान क्या होता है, ये आपको बताने हैं। तो 1 माइक्रो ओम का मान का ऑप्शन यहाँ पर है। तो 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 10 की घात -10 10 की घात -6 ओम, 10 की घात -6 ओम।
ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होता है? तो प्रतिरोध होता है कितना? 484 ओम। और अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है टेस्ला। कितना? एक ये है आपका टेस्ला। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। एक रिएक्शन दिया गया है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2F। ये किस प्रकार की अपक्रिया है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की अपक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए देखना यह है कि FeO3 यहाँ था और यहाँ FeO3 के साथ में Al जुड़ गया, ठीक है, और यहाँ Fe को बाहर निकाल दिया, यानी ये विस्थापन, कौन सी अपक्रिया हो गई? विस्थापन अपक्रिया हो गई। अर्थात इसका स्थान यहाँ से यहाँ विस्थापित हो गया। अर्थात कौन सा आपका रिएक्शन सही है? ये विस्थापन अपक्रिया सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जंग का सूत्र क्या होता है? ये जग नहीं लिखा है भैया, जंग लिखा है, ये लिखा है। देखो आप पढ़ रहे हैं ना, जंग, जंग लिखा है ना। अरे भाई मिस्टेक हो जाता है, मिसप्रिंट। देखो बच्चों, बोलने में जो बोलता है उससे गलती होती है, लिखा जाता है तो लिखने में गलती हो जाता है। हर आदमी में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, उसको माफ़ करना। तो यहाँ पर भी छापने में थोड़ा। तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या है ये आपको बताना है। तो जंग का रासायनिक सूत्र है ये Fe2O3X क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया कि एसिटिक एसिड, जी हाँ आपने सही सुना। क्या सुना? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का क्रियात्मक समूह क्या है? तो जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है कीटोन का, दूसरा ऑप्शन है आल का समूह, और तीसरा है आपका एसिटिक एसिड का, यही आपका तीसरा सही है। चौथा आपका अल का है, तो इसलिए एल्डिहाइड का है। तो चौथा तो होगा रही, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सही है? सी ऑप्शन आपका सही है। आगे 11वां क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO2। एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण कितना है? सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 प्रति मोल है, ठीक है। तो इस विलेन का pH मान क्या होगा? तो इसका pH मान कितना होगा? इसका pH मान होगा 2, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमलगम होते हैं क्या होते हैं? अमलगम अमलगम होते हैं, कौन से होते हैं ये आपको बताना है। तो अमलगम यौगिक होता है। कैसा होता है? यौगिक, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में एक विलेन की pH मान 4 है, तो इसके आदर्श सांद्रता, ये देखिए कुछ मिस्टेक है, तो ये आपका ये देखिए इसका ये सही है, ठीक है, ये ठीक। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? तो जंतुओं में पाया जाने वाला एक ही चीज है। तो जो जंतुओं में पाया जाने वाला चीज है वो है आपका नर्वस सिस्टम, तंत्र का तंत्र। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? ठीक है, तो ये लाल रंग तो आपको पता ही है, ये आपका है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण इसमें होता है। मेंडल के अनुसार जो शुद्ध लंबे होते हैं उनका जीनोटाइपिक सिंबल जो होता है वो आपको कैपिटल होता है, कैपिटल टी। अगला क्वेश्चन है आपका कि पौधा जिस पर मेंडल ने अपने अनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किए गए थे वो किसका है?
तो वो किसका है? वो किसका तो आपको पता ही है किसका है, यानी मटर का है। कौन सा एक जल में विलेय है? तो जल में विलेय विटामिन आपको बी और सी नज़र होने चाहिए, तो बी तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, ये सी है आपका, तो यही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कार्य नहीं करता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कार्य नहीं करता है, तो ये आपको न कार्य करने वाले कार्य को बताना होगा। तो भौतिक वृद्धि एवं उपापचय का नियंत्रण नहीं करता है। और अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के रज्जुक किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो डीएनए के जो रज्जुक होते हैं वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ये आपके तो 40 क्वेश्चन हो गए। देखिए अब कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, इसको आपको हल करने हैं। देखिए ये इसमें क्वेश्चन ये आपको हल करने हैं, इसमें आपको 20 क्वेश्चन के दिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको भी कुछ हल करना चाहिए। तो ये है। अब हम आपको ले चलते हैं सीधे उपखंड सेकंड में, तो हाँ आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, 1/10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस के 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। किरण आरेख खींच करके बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये आपको बताया गया है। ये तो देखिए ये बराबर आपका 10 सेंटीमीटर है, यू बराबर 25 सेंटीमीटर, बी आपको फाइंड करना है। सूत्र है आपका 1/b + 1/u = 1/f से आप इसका मान निकालेंगे और ये आपका कैलकुलेशन करेगा। प्रति आवर्धन क्षमता बराबर होती है b/u, तो इसका मान आप रखेंगे तो आएगा m बराबर आएगा -2/3। प्रतिबिंब वास्तविक लेंस की दूसरी ओर 50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर उल्टा वस्तु का 2/3 गुना बनेगा। क्वेश्चन कर रहा है मानव नेत्र क्या है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। मानव नेत्र एक फोटोग्राफिक कैमरे की तरह कार्य करता है। इसके द्वारा वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर बनते हैं। मानव नेत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? निम्न है। नंबर 1, मानव नेत्र का गोला। यह लगभग गोलाकार पिंड होता है जो सामने के भाग को छोड़ करके चारों ओर दृढ़ अपारदर्शी परत से ढका रहता है। इसके प्रमुख अवयव निम्न है। कौन कौन से हैं? दृढ़ पटल, रक्त पटल। नेत्र के बाहरी गोलक कठोर परत को दृढ़ पटल कहते हैं। ये श्वेत होता है। दृढ़ पटल के भीतरी भाग की सुरक्षा करता है। इसके अंदर के पृष्ठ पर एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। कॉर्निया, नेत्र गोले के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी माध्यम इसी भाग से प्रवेश करता है। आइरिस, तीसरा भाग है इसका आइरिस। कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन भूरी या अपारदर्शी झिल्ली का एक पदार्थ होता है जिसे आइरिस कहते हैं। इसके मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। आइरिस का कार्य नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। अधिक प्रकाश में यह संकुचित होकर के छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ छोटा कर देती है तथा कम प्रकाश में पुतली फैला देती है जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। नेत्र में ये क्रिया स्वतः होती रहती है। ठीक है। नेत्र लेंस, पुतली के पीछे पारदर्शी एक ऊतकों का बना एक 2 उत्तल लेंस होता है जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब पीछे से लेंस से पीछे दृश्य पटल पर बनता है। लेंस मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली जिसे सिलेरी प्रणाली कहते हैं द्वारा टिका रहता है। ये पेशियां लेंस पर उपयुक्त दाब डालकर उन्हें पृष्ठों की वक्रता को बढ़ा या घटा सकती हैं जिससे लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक हो सके। ये देखिए आपका मानव नेत्र है, इसकी संरचना है। ये संरचना आपको याद कर लेना अपने दिमाग में और इसको ज़रूर बताना होगा, क्योंकि अगर आपको ये आँख के बारे में बताया गया तो आपको नेत्र की संरचना बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखिए, ये दृश्य पटल होती है। उसके बाद में ये आपका जलीय द्रव्य का चाप द्रव भरा रहता है जिसे पीतक और फिर पीतक बिंदु और अंधबिंदु होते हैं। तो ये इसके मुख्यतः इतने भाग होते हैं। क्लियर। अंधबिंदु क्या है? देखिए, दृष्टि पटल के जिस स्थान को
छेद कर दृष्टितंत्रिका मस्तिष्क को जाती है, उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश को पड़ने वाले प्रकाश के दृष्टिपटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान को ही अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। क्लियर? चलिए अगला एक क्वेश्चन आ गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो बैटरी के संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना करना है आपको। तो देखिए आपको दिया है R बराबर R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 4 ओम। R1 R2 R3 को समांतर क्रम में जब जोड़ देते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध इस तरह से बनता है। ये देखिए, ये आपका फिगर है। R1 2 ओम 3 ओम 4 ओम, ये आपको इस तरह से जोड़े गए हैं। कौन से क्रम में? ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है कि दोनों यानी प्रतिरोध के एक बिंदु को एक छोर से और दूसरे को दूसरे छोर से जोड़ दिया जाता है। अब देखिए इसका सूत्र है 1/r = 1/r1 R2 R3। तो इसका मान रख देंगे 1/2 1/3 और 1/4। तो 2 3 4 का लासा कितना हो जाएगा? 12, यानी 1/r = 12। तो 2 छक 12, 6 3 चौक 12, 4 और 4 3 12, 3 6 4 10 3 13/12, यानी r बराबर क्या हो जाएगा? 1/r बराबर हुआ यहाँ पर 12/13 और r बराबर क्या हो जाए? r बराबर हो जाएगा, उलट जाएगा तो हो जाएगा 12/13 ओम। दिया है b बराबर आपको कितना? b बराबर 24 वोल्ट। तो परिपथ में धारा I बराबर b/r होता है। I बराबर यानी धारा बराबर होता है विभवांतर बटा प्रतिरोध, यानी तो आपका यानी b बराबर r। तो b का मान कितना है आपका? r का मान अभी आप निकाला 12/13 और b का मान 24 है, तो 24 × 13/12। आप काट देंगे इसको, देखो कैसे काटेंगे। काटिए इसको, 12 एकम 12 और 12 दूना 24 और 13 दूना 26, कितना हुआ? 26। I बराबर I का मान कितना आ गया? 26 आ गया। क्लियर? चलो समझ पाए नहीं समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए हो तो इसका कैलकुलेशन फिर से करवा दिया जाए। देखिए यहाँ पर शायद आप ना समझ पाए हो, तो इसका कैलकुलेशन हम करवा रहे हैं। ये 1/3 वाला, यहाँ पर देखो क्या होता है कि 2 3 4 का जब आप लासा निकालेंगे तो 2 3 4 का लासा हो जाता है कितना? 12। ये तो क्लियर है। अब देखिए 2 को 6 से भाग दे तो 2 छक्का जब 6 जा रहा है तो 6 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऊपर हो जाएगा, प्लस 3 चौक 12 तो यानी ऊपर 4 हो जाएगा, 4 3 12 यानी +3 हो जाएगा। तो 6 4 10 3 13, 13/12 ऊपर कितना आया? 13/12, ये आपका हो गया। अब 1/r = हुआ 13/12। ठीक है, जैसे 1/r बराबर होता है 13/12 के, तो r बराबर जब ये 1/r तो है, तो r बराबर जब लाएंगे तो उलट जाएगा, 12/13 हो जाएगा, 12/13। ठीक है, ये चीज़ मिल गया। r का मान आपका इतना आया। ठीक है, तो r का मान यहाँ पर निकल आया। अब r के मान, अब यहाँ b बराबर होता है, b बराबर आपने निकाला 24b। ठीक है, ये निकाल दिया। अब I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है b/r के। तो b का मान आपका पता है 24, तो 24 और फिर गुणे 13/12 कर दीजिए, 13/12। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 3 26, 13 दूना 26 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ये है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास कि चुंबकीय बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। ठीक है, तो ये देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिन पर चुंबकीय सुई चलती है, और चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल के रेखाओं के गुण देखिए क्या है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं तथा चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः
उत्तरी ध्रुव पर आ जाती हैं, अतः चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। दूसरा है कि दो चुंबकीय बल एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि ये काटते हैं तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। तीसरा है चुंबक के ध्रुव के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, बल रेखाएं आसपास होती हैं, तथा दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाने पर बल रेखाएं दूर हो जाती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर तथा समदूरी पर होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम भी बताइए। तो ये देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे चुंबकीय धारा का चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो तथा सेवट ने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर बताया कि सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, चालक खंड के अल्प लंबाई यानी डेल्टा एल के अनुपाती होता है, यानी डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। दूसरा बताया गया कि चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुपाती होता है, यानी डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई। और तीसरा बताया गया कि चालक खंड के बिंदु की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r²। और चौथा बताया गया कि धारा की दिशा उस बिंदु के बीच के कोण की ज्याकेस अनुपाती होता है, यानी डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। ठीक है। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल ने दक्षिणावर्ती पेंच के नियम का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के व्यंजक कीजिए, इसका नियमन कीजिए। देखिए, समांतर क्रम में आपको जोड़े गए हैं प्रतिरोध, उसको आपको बताने हैं। तो ये देखिए, समांतर क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से यानी एक बिंदु पर, दूसरा सिरा बिंदु के दूसरे बिंदु से संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान, लेकिन विद्युत धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। ये यहाँ पर देखिए, R1, R2, R3 ये 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक का पहला सिरा ए बिंदु से तथा प्रत्येक का दूसरा बिंदु बी सिरे से जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए, प्रतिरोध में बी वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा गया है। माना प्रत्येक प्रतिरोध R1, R2, R3 में बहने वाली धारा क्रमशः क्या है, यहाँ पर धारा देखिए I1, I2, I3 है, तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या है आपका विभवांतर बी है। इसमें बी का मान समान है, धारा का मान भिन्न है, तो I बराबर B/R होता है। तो यहाँ I1 बराबर होगा B/R1, I2 बराबर B/R2, I3 बराबर B/R3। तो धारा इसमें आपका जब धारा 1, 2, 3 अलग अलग, तो I बराबर धारा का सभी का मान जुड़ जाएगा, I1, I2, I3 हो जाएगा। तो हाँ, सभी का मान भी जुड़ जाएगा। तो I बराबर BR1 धन BR2 धन B/R3। तो यहाँ पर आपको B सब में समान है, तो B कॉमन ले लेंगे। तो जब B कॉमन ले लिया आपने, तो वो बचा यहाँ 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। ठीक है। तो I/B बराबर होता है 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। यानी यदि परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध के कितना हो, R हो, तो R बराबर B/I, यानी I/B = 1/R। तो 1/R = 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। अतः समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। जब प्रतिरोध में निम्न प्रतिरोध की आवश्यकता हो, तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ये। अब इस पर एक न्यूमेरिकल है कि प्रतिरोधों का संयोजन इस तरह से हुआ है, तो इसमें आपको संपूर्ण धारा का मान ज्ञात करना है। देखिए, समांतर क्रम में संयोजन का लाभ देखिए, ये क्या है आपको दिया हुआ है, R1, R2, R3 का मान बस वही पर आपको रख देना है।
और उसी पर रख करके आप इसका मान आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, ये I3 का मान आया 1/R3 ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपखंड, ये देखिए समीकरण आपको समीकरण दिखाना है। कह रहा है निम्न को समीकरण H2SO4 प्लस NaOH प्लस Na2SO4 प्लस H2O। अब यहाँ पर देखना क्या है, ये आपका समीकरण को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि SO4 यहाँ पर एक है, देखिए ध्यान से देखिए, तो SO4 यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी SO4 एक है। Na2 यहाँ पर एक है, यहाँ पर Na2 दो है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इसमें आपको 2Na कर देना होगा। क्या कर देना होगा, यानी H2SO4 धन 2NaOH। ठीक है, जहाँ Na है वहाँ पर क्या कर देना होगा, 2NaOH कर देना होगा। जब 2NaOH कर देंगे तो यहाँ पर NaOH की संख्या बढ़ जाएगी, और जैसे NaOH की संख्या बढ़ जाएगी तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, तो देखिए करना क्या है आपको Na के आगे 2 यहाँ लगा देना है, और हाइड्रोजन के आगे भी यहाँ पर आपको 2 लगा देना है। तो 2 यहाँ और 2 यहाँ आपको लगा देना है, बस ये आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब संतुलित होकर के क्या लिखना होगा, H2SO4 धन 2NaOH गिव्स आउट लगा दीजिए, फिर Na2SO4 धन यहाँ H2O है ना, तो 2H2O, बस यही आपका हो गया 2H2O। ठीक है, ये आपका बैलेंस रिएक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी आपको NaOH के आगे 2 लगा देना है, और H2O के आगे 2 लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर देखें, यहाँ MgCl2 यहाँ है, यहाँ पर देखिए ये इस रिएक्शन को, ये MgCl2 धन AgNO3 गिव्स आउट MgNO3 प्लस AgCl। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर देखिए क्लोरीन की संख्या ज़्यादा है Mg में, और यहाँ पर आपका Hg की संख्या 2 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 2 की संख्या आपको आगे लगा देना होगा Ag के। जैसे यहाँ पर Mg के आगे जब यहाँ 2 लगा ही है, यहाँ Mg, तो यहाँ पर आपको 2 लगा देना होगा। कहाँ, उत्पाद में। जब उत्पाद में आपको 2 लगा देना होगा तो यहाँ पर संख्या इसकी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर आपको Ag पर भी आपको 2 आगे लगा देना होगा, और इसको आपको ब्रैकेट के अंदर ये नोट 2 लग देना होगा। ठीक है, ठीक, तो ये आपका बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका बनेगा, देखिए किस तरह से करना है। यहाँ पर Mg है ही, तो Mg प्लस यहाँ पर आपको लगा देना है 2। ठीक है, प्लस आगे प्लस के बाद में लगा देना होगा 2 लगा दिया ना, तो अब यहाँ पर भी आपके आगे लग जाएगा 2 लग गया। अब जब ये 2 लग जाएगा तो यहाँ पर NO3 की संख्या भी तो 2 है, तो इस पर होल लगा करके आपको 2 लिख देना होगा, यहाँ पर भी 2 कर देना होगा, ये NO3 का होल ट्वाइस, MgNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, बस ये आपका बनेगा MgCl2 प्लस 2 AgNO3 गिव्स आउट MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 AgCl। ठीक है, 2 AgCl। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को लिखिए। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। देखिए जिंक और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दो पार्ट में बटा होता है। तो तीर से पहले की जो चीज़ है होती है उसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? ये आपका अभिकारक है, ठीक। और जो तीर के बाद में होते दाईं तरफ होती है उसे कहते हैं उत्पाद, ठीक। तो अभिकारक में कौन कौन से हैं? Zn और H2SO4, ये आपका अभिक्रिया अभिकारक पर हो जाएगा। और उत्पाद क्या होगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ठीक। ये आपको लिख देना होगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, बस आपको और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न यौगिकों का आईपीएसी नाम लिखिए, ठीक है। तो निम्न यौगिक में पहला आप देखेंगे, पहले पर ये पहला आप देखें कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इसमें कितने कार्बन है? C4। तो C4 किसका नाम है? ब्यूट का, ठीक है। और सब में एन लगा है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या सही होगा? पहला है आपका ब्यूटेन, पहला सही हो जाएगा। पहले का आपका नाम होगा ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन, ठीक। अब दूसरे में क्या है? दूसरा देखिए क्या है, लिखा है CH3COOH। तो 2 कार्बन हो गया तो हो गया एथेन, और ओइक इसमें COOH है तो ओइक एसिड हो जाएगा, यानी एथेनोइक एसिड। क्या होगा? एथेनोइक एसिड, ठीक है। एथेनोइक एसिड हो जाएगा दूसरे का क्या नाम हुआ? एथेनोइक एसिड। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा में 1 2 3 कार्बन है ना, तो इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा? प्रोपेनाइल। क्या होगा? प्रोपेनाइल, क्योंकि 3 कार्बन है, CHO ग्रुप जुड़ा है तीसरे में, तो ये हो जाएगा 3 कार्बन है इसलिए प्रोप हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्रोपेनाइल। क्या होगा? ये होगा प्रोपेनाइल हो जाएगा। चौथा देखिए क्या है आपका, चौथा है आपका 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। क्या है? 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा प्रोपेन, और प्रोपेन में ओइक एसिड जोड़ देंगे, हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। चौथा देखिए क्या है आपका, चौथा तो हो गया प्रोपेनोइक एसिड। अब पांचवा देखिए क्या है, पांचवा है आपका 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन पर दूसरे कार्बन पर आपका ओन जुड़ा है तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या होगा? प्रोपेनोन, ENON, प्रोपेनोन हो जाएगा। और पांचवा है आपका एथेनॉल, एथेन में ऑल जुड़ा है तो हो जाएगा एथेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से आपके पांचों के पांचों आईपीएसी नाम क्लियर हो गए। इन पांचों नाम को आप ये देख लीजिए, पहले को ब्यूटेन, दूसरे को एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोन और एथेनॉल, ठीक है। ये दिए गए हैं सभी के नाम, इन नामों को आप आसानी से देख लें, क्योंकि 2 नाम आने को और लिखने को आएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो ये देखिए, और दूसरा कह रहा है कि कार्बन की चतुर्संख्याओं पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला है कार्बन के सर्वतोमुखी तत्व हैं वो जो निम्नलिखित कारकों किससे सिद्ध हो। संसार में सभी प्राणी कार्बन के यौगिकों से बने हुए हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, हार्मोन तथा न्यूक्लिक एसिड आदि से मिलकर के बने होते हैं। हमारे जीवन में हम जो भी वस्तुओं का उपयोग या खर्च करते हैं सब में कार्बन होता है। खाने का सामान, कपड़े आदि, कागज, प्लास्टिक, रबड़ आदि सब में कार्बन यौगिक होते हैं। पदार्थ जैसे साबुन और मार्जक, दवाइयाँ आदि में भी कार्बन युक्त होते हैं। दूसरा कह रहा है कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है, यानी 2 4 होता है। एक कार्बन परमाणु के संयोजी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपने निकटतम अक्रिय गैस नियान की संरचना प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन आपसी साझेदारी से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का सूत्र बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इससे कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके उपयोग बताइए। ये देखिए कार्बन का ही रहेगा इसमें। कार्बन के देखिए
ये कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। फिर बताया गया डच वैज्ञानिक जे वान हफ ने इसका फलाना धमाका किया, ठीक है, इससे मतलब नहीं है, वहाँ में आपको चल रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी माने 1/2 आधा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है, जिप्सम, किससे, जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम को एक भट्टी में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके इस ताप पर यह अपने क्रिस्टलीय जल के 3/4 अणु निकाल देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बचता है। ये भैया ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखिए, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही करने यानी जोड़ने तथा जोड़ने में किया जाता है। खिलौने, स्टेचू, सजावटी सामान, ज्वेलरी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले चाक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और अग्निशामक पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सूचक क्या है, सूचक वही होता है जो सूचना दे, किसमें, अम्ल और क्षार में। जो अम्ल क्षार में सूचना देता है उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, ठीक है। ये वह पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में एक गंध तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा गंध प्रदर्शित करता है, सूचक अथवा अम्ल क्षार सूचक कहलाता है, ठीक है। जैसे लिटमस, बिलेन लाइकेन पौधे का नाम बता सकते हैं आप, किस पौधे से लिटमस पेपर बनाया जाता है। ये आप अगर मेरी आवाज़ पूर्ण रूप से सुने हो तो आप कमेंट में बताएं कि अगर आप जानते हो तो बताइए कि लिटमस पेपर जो बनाया जाता है वो लाइकेन तो है, लेकिन कौन सा लाइकेन है, क्या आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना भाई। हम फिर मिलते हैं आपको, जब हम हमारा वीडियो देखेंगे तो कमेंट हम जरूर देखेंगे, तो आप बताएंगे कि लाइकेन का पौधा किसे प्राप्त किया जाता है। ये देखिए, लाइकेन के पौधे से प्राप्त एक बैगनी रंग की एक डाई होती है। उदासीन मिलन में इसका रंग बैगनी होता है, अम्लीय माध्यम में यह लाल हो जाता है, जबकि क्षारीय माध्यम में कैसा होता है, नीला हो जाता है। लिटमस पेपर का कमाल है। तो लिटमस पेपर कैसे बनाया जाता है, किससे, किस लाइकेन से, ये आपको बताना है कमेंट में। ऐसा ही प्रयुक्त करने के बजाय 2 प्रकार के लिटमस ब्लेंडों, नीला लिटमस ब्लेंड तथा लाल लिटमस ब्लेंड प्रयोग किया जाता है। यह जांचने के लिए दिया गया है कि ब्लेंड अम्लीय है या क्षारीय, ठीक है। ये अगला कह रहा है पीएच को प्रभावित कीजिए भाई, पीएच क्या होता है और इसका दैनिक जीवन पर क्या उपयोग होता है। किसी ब्लेंड का पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस ब्लेंड के हाइड्रोजन सांद्रण की 1 मोल प्रति लीटर में दर्शाती है। इसका देखिए मान क्या होता है, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, मनुष्य के रक्त आंसुओं तथा लार का पीएच मान 7 से 7.8 तक के बीच में होता है। देखिए ये, यदि मिट्टी का पीएच मान इस प्रकार ना हो तो अम्लीय और न क्षारीय हो तो पौधे अच्छी तरह से वृद्धि ना हो तो वृद्धि नहीं कर सकती है। यदि मिट्टी का पीएच मान इस प्रकार है कि ना तो अम्लीय है और ना क्षारीय है, तब तो बहुत अच्छा वृद्धि करेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। हमारे पेट में जठर ग्रंथियों से उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन में सहायता करता है। मसालेदार खाने से यदि हम एसिड उत्पन्न होता है तो इससे अपच और अम्ल पित्त रस की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और हमारे मुंह में चीनी के निम्नीकरण तथा बचे भोजन को कणों में अम्ल में उत्पन्न होता है, जिसे आंशिक रूप से उदासीन कर देता है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है भाई। हम फिर पूछ रहा है हमारे शरीर में सबसे लंबी धमनी कौन सी होती है, तो और ये हमारा ये कहता रक्त वाहिनी के प्रकार लिखिए, लाल रक्त कणिकाओं के नाम लिखो, ये कह रहा है। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारा रक्त लाल होता है। विटामिन के स्कंदन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सब देखिए। उत्सर्जन बताया क्या है कि उत्सर्जन वह प्रक्रम है जिसमें जीवधारी जीव कोशिका उपापचय के विषाक्त पदार्थ यानी वर्ज्य पदार्थ को उत्सर्जित करता है, निकाल देता है। अमीबा में उत्सर्जन कैसे होता है, तो अमीबा में उत्सर्जन संकुचन रिक्तिकाशील होती है। ये कह रहा तीसरा देखिए, ब्रिक की उत्सर्जी इकाई क्या होती है, तो ब्रिक की जो उत्सर्जी इकाई होती है उसे ब्रिक नलिका कहते हैं। और चौथा, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूरोक्रोम वर्णक आपके मूत्र में पाया जाता है, इसलिए इसका मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है। यूरोक्रोम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर मिलते हैं हम। देखिए पित्त का क्या कार्य होता है, पित्त का वसा का एमल्सिफिकेशन करना होता है, तथा दूसरा है वसा हमारे पाचन में क्या करता है, कहाँ आता है,
कहाँ होता है? वसा का पाचन छोटी आंत के ग्रहणी भाग में होता है, जहाँ अग्न्याशय द्वारा स्रावित लाइवेज पायसीकरण वसा होने में मदद करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारे मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में पाए जाने वाले 4 प्रकार के दांतों के नाम। तो कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क। ठीक है, ये 4 दांत हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और चौथा क्वेश्चन कर रहा है मानव आमाशय में HCl की क्या भूमिका होती है? अरे दादा, HCl माध्यम में तो भोजन अम्लीय बनाता है, जिससे प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोज में पाचन कराता है। ओहो। परिवार नियोजन, भैया चीन का पिछाड़ देश भारत, हिंदुस्तान ने चीन को पछाड़ दिया। परिवार नियोजन बहुत जरूरी है। परिवार नियोजन पर ज़्यादा से ज़्यादा काबू पाइए भैया, नहीं तो बड़ी महामारी फैल जाएगी। परिवार कल्याण का मुख्य उद्देश्य जन्म दर को कम करना होता है। तो परिवार नियोजन बहुत जरूरी है भैया। जब परिवार में सीमित 2-3 बच्चे होंगे तो कल्याणकारी योजनाओं का की भली प्रकार बनाया जा सकता है। परिवार में बच्चों को पेट भरना, भोजन तन ढकने के वास्ते और उचित शिक्षा एवं स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल की जा सकती है। देखिए, इसके लिए बड़े बड़े उपाय हैं। बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं है, इसके 2 उपाय हैं, एक है अस्थायी विधि और एक है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि में क्या होती है? अस्थायी विधि में जो तुम्हारे बस में हो, आत्मसंयम, पुरुष का स्त्री के साथ केवल सुरक्षित काल में ही लैंगिक संपर्क हो भैया, ठीक है। और ये आपको जानना जरूर है कि कोई ये आप भ्रांतियों में मत रहें कि ये ईश्वर की देन है, ये तुम्हारी करतूत है भैया, ये सब ईश्वर की देन ही नहीं है, ठीक है। इसको आपको बखूबी जानना होगा कि ये बगैर आपके चाहे से नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपको सुरक्षित रहना होगा, अपने आप को साधारण रख करके काम करना होगा और अपने आप में आत्मसंयम रखना होगा। और इस बढ़ती हुई आबादी में आपकी भी भूमिका हो कि आप उसमें परिवार में नियोजन लाएं, नहीं तो आने वाले समय में काफ़ी नुकसान होगा। लूप, अस्पतालों में परिवार कल्याण विभाग ने लूप लगवाने की व्यवस्था कर दी है। इसको लगवाने से गर्भ नहीं होता। निरोध का भी प्रयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं हो सकता। स्त्रियों में सुरक्षित काल में मासिक धर्म के 1 सप्ताह पूर्व और 1 सप्ताह के बाद को सुरक्षित काल कहा जाता है। इस समय में गर्भधारण करने की संभावनाएं कम रहती हैं। ये विश्वसनीय भी नहीं है। रासायनिक औषधियाँ, देखिए बहुत सी औषधियाँ आ गई हैं। अस्पताल में गर्भ निरोधक गोलियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, जिससे गर्भधारण नहीं हो सकता। गर्भ समापन, अनावश्यक बच्चे के लिए अस्पताल जाकर लेडी डॉक्टर के साथ गर्भ समापन कराया जा सकता है। किसी अप्रशिक्षित अकुशल स्त्री द्वारा गर्भाशय समापन नहीं करवाना चाहिए। अस्थायी विधि, अस्थायी विधि तो भैया सबसे उत्तम कहा है पुरुष ऑपरेशन, शुक्र नलिका पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है तो सबसे बढ़िया है। शुक्र नलिका का यह बहुत ही साधारण ऑपरेशन है और इसमें कोई ना टीका ना टाँका कुछ लगता भी नहीं, थोड़ा सा ऑपरेशन होता, बस हल्के से नीडल जैसा जान लीजिए। महिला ऑपरेशन अन्य नलिका में ये ऑपरेशन साधारणता होता है। घाव पूरा होने की अवधि में सावधानी रखनी चाहिए। निषेचन किसे कहते हैं? ये आ गया, निषेचन किसे कहते हैं? द्विनिषेचन एवं निषेचोपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। ये देखिए, ये आपको समझना है। दूसरा है, ये मनुष्य में लिंग गुणसूत्र का जानना बहुत जरूरी है भैया। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? मनुष्य में 46 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, यानी समान होते हैं। एक जोड़ा गुणसूत्र ही हेट्रोसोम्स होता है, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, ठीक है। ये देखिए, मनुष्य के नर में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात विषम, और मानव के नर में XY लिंग गुणसूत्र यानी विषम रूपी होते हैं। ये 2 प्रकार के युग्मक बनाती है। आधे युग्मक में XX गुणसूत्र और आधे में YY गुणसूत्र होते हैं। नर को विषमयुग्मी गुणसूत्र कहते हैं। मादा में XX लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। ये समरूपी होते हैं। मादा समान प्रकार के युग्मक बनाती है, अतः मादा को समयुग्मकी कहा जाता है। अर्थात ये एक बात यहाँ पर ये भी समझना है कि लिंग निर्धारण में माता का रोल नहीं होता, इसमें पूरे के पूरा रोल किसमें होता है? नर का होता है। देखिए यहाँ पर 44 धन XY, 44 धन XX, देखो इसमें XY विषम होता है, इसमें समान होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। अगर XX फ्यूज किया तो लड़की, और अगर Y फ्यूज किया तो लड़का, नर होगा,
ठीक है। वही आप विक्रांत डिफरान की संरचना में बनाना है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? अभी अभी जो बल पदार्थ को निकालने की बात आई थी उसे उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन तो आप समझते हैं, बखूबी समझ रहे हैं। ये मेलपिगियन नलिकाओं द्वारा मूत्र निर्माण के ये विधि आपको समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ तक, ठीक है। ये आपका आप इसको रट लीजिएगा और पूरे के पूरे चित्र बना लीजिए। ये वीडियो आपका यहीं पर समाप्त हो। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।